गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम आपको ऑप्टिक्स चैप्टर का फर्स्ट वीडियो बनाने के लिए आ चुके हैं, जिसमें हम आपको रिव्यू देंगे लाइट के बारे में कि लाइट क्या है। ये आपके टॉपिक लाइट चैप्टर के कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आपको, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको सीधा सीधा पूछा जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। मेरे दोस्त आप जानते होंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इस बात का तो वेरिफिकेशन इसी बात से हो जाती है कि जब आप धूप में खड़े रहते हैं तो आपको गर्मी का एहसास होता है, जिससे पता चलता है कि हमें कुछ ऊर्जा मिल गई है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। एंड सेकेंड बात ये होता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है कि वह तरंग जिसके गमन के लिए वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश के गमन के लिए वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलो इसका ग्राफ में हम दिखाना चाहे हैं आपको कि ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग के ग्राफ को मैंने बनाया है, जिसमें एक कोई कण लिए हैं और इस कण में हम यह दिखाने का प्रयास किए हैं कि बाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, माने वैद्युत क्षेत्र है, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें जो प्रकाश का गमन होगा वो हमारा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होता है। इसका मतलब है कि जिस अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र है या जिस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है, प्रकाश का गमन उस अक्ष पर होता नहीं है। यह अपने दिमाग में रखना है। तो खुद सोच लो कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ बाई एक्सिस पर है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ जेड एक्सिस पर है, तो प्रकाश का गमन न तो बाई एक्सिस पर होगा और न ही जेड एक्सिस पर होगा। इसका मतलब है प्रकाश का गमन जो है हमारा होगा एक्स एक्सिस पर होगा। और एक्स एक्सिस का मतलब कि एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आप वेक्टर में पढ़े होंगे स्क्रू हैंडेड रूल्स। स्क्रू हैंडेड रूल्स क्या कहता है कि यदि दो वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो तीसरे अक्ष पे जाएगा। दो वेक्टर का जो क्रॉस कर रहे हैं उसका क्रॉस तीसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस ई वेक्टर और बी वेक्टर का जब हम क्रॉस करेंगे तो वो निश्चितता वो तीसरे को क्रॉस कर जाएगा। तीसरे का मतलब ई वेक्टर बाई बी वेक्टर जेड। इसका मतलब तीसरे को रिप्रेजेंट करने का मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर जाएगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और प्रकाश का गमन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर ही हो रहा है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का जो गमन है वो कहाँ होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। बहुत बार बिहार बोर्ड इस ऑब्जेक्टिव को पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए प्रकाश का वेग इतना ज्यादा होता है ना कि इसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जहां माध्यम होती है वहां से भी प्रकाश गुजर जाता है, और जहां माध्यम नहीं होती है वहां से भी प्रकाश गुजर जाता है। ऐसा और ऐसा प्रकाश के तीव्र गति के कारण होता है। प्रकाश की इतनी गति होती है कि जहां माध्यम नहीं होता वहां से भी क्रॉस करता है, और जहां माध्यम होती है वहां से भी क्रॉस करता है। सो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि अभी जो हम बोल रहे हैं ये आपको ध्वनि सुनाई दे रहा है मेरे दोस्त, ये ध्वनि है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जहां पे माध्यम नहीं होगा वहां पर ध्वनि हम नहीं सुन सकेंगे। लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आप इस बात को अगर देख रहे हैं ध्यान से तो आप देख लीजिए 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पार कर जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकाश की वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। और एक चीज याद रखो कि ये वैल्यू को c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। c क्या है, तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है ना
उसको हम सी से सूचित करते हैं। ध्यान में रखना है ये कि निर्वात में प्रकाश के वेग को किससे सूचित करते हैं? सी से। हाँ ठीक है, सी से सूचित करते हैं और सी का मान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश की प्रकृति का, कि प्रकाश का प्रकृति कैसा होता है। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि इसमें आपका श्रृंग होगा, गर्त होगा, दो को लगातार श्रृंग के बीच का दूरी आप लोगे तो उसी को तरंगदैर्घ्य कहा जाएगा, या दो को लगातार गर्त के बीच का दूरी आप लीजिएगा तो उसको आप क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य कहेंगे, जिसको हम लैम्डा से सूचित करते हैं। ठीक है, बात ध्यान में रखनी है। हम कोई भी टॉपिक को ज्यादा इलाज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी केवल और केवल बिहार बोर्ड में आने वाले प्रश्न जो हैं उसको मैं याद कराने का आपको प्रयास कर रहा हूं, उस प्रश्न को बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपका बिहार बोर्ड में रिजल्ट बेहतर आ सके। चलिए हम समय को बिना व्यतीत किए हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद लिखा है कि माध्यम के साथ प्रकाश का वेग बदलता है। इसका मतलब होता है कि माध्यम के साथ प्रकाश का वेग बदलता है। जैसे निर्वात में होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, हवा में कुछ कम जाता है, उससे जल में और कम हो जाता है। तो इसका मतलब हम इस बात से यह स्पष्ट हो रहे कि जैसे जैसे माध्यम बदलेगा वैसे वैसे प्रकाश का वेग क्या होता है? बदल जाता है। हम यहाँ इस बात को कैलकुलेट करके निकालेंगे कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होता है। इस बात से हम एकदम डायरेक्ट कह सकते हैं कि माध्यम के साथ प्रकाश का वेग क्या होता है? बदल जाता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ क्या है यहाँ पे कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सबसे अधिक प्रकाश का वेग किसमें होता है? तो निर्वात में। क्यों? क्योंकि निर्वात का मतलब जहां कोई माध्यम नहीं है, इसका मतलब वहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, इसीलिए निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। यदि आप बात हवा की करोगे, उसमें भी बहुत छोटे छोटे धूल कण होते हैं जो प्रकाश के वेग को प्रभावित करते हैं। जल में जल की कण जो होते हैं वो प्रकाश के वेग को प्रभावित करने का काम करते हैं। कांच में और भी प्रकाश के वेग को प्रभावित करने का होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश का वेग उन सभी के लिए क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। तो आप ये समझ लेंगे कि माध्यम के साथ प्रकाश का वेग बदलता है और निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, एक फॉर्मूला होता है म्यू बराबर c/v। म्यू क्या है? अपवर्तनांक। जैसे कोई भी माध्यम होता है ना, तो उस माध्यम का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। उस माध्यम का जो डेंसिटी होता है, उस माध्यम का जो घनत्व होता है, उसी माध्यम के घनत्व को क्या कहते हैं? उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे हवा का घनत्व कम होता है, जल का घनत्व हवा से ज्यादा होता है। तो ये जो घनत्व है, इसको प्रकाश चैप्टर में उसी घनत्व को हम क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको हम किससे सूचित करते हैं? म्यू से। म्यू बराबर फार्मूला होता है c/v। c क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग। v क्या है? माध्यम में प्रकाश का वेग। जिस माध्यम में हमको प्रकाश का वेग निकालना है, तो माध्यम में प्रकाश के वेग निकालने के लिए हम वहां वैल्यू निकालेंगे v का। तो देखिए यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो v को यहाँ कर दें और म्यू को यहाँ कर दें, तो v बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? c/म्यू होगा। v बराबर क्या होगा? c/म्यू होगा। चलिए, जहां म्यू मैंने लिख दिया है कि माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक है। देखिए जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है उसमें इस पदार्थ का अपवर्तनांक आपको याद रखना है। जैसे हवा का अपवर्तनांक को म्यू ए से सूचित करते हैं। म्यू बोले तो अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू बोले तो अपवर्तनांक, इंग्लिश में उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और बात यहाँ हवा का है, हवा बोले तो एयर, इसीलिए इसको म्यू ए से सूचित करते हैं और इसका वैल्यू होता है 1.003। अप्रोक्स 1 के बराबर होता है हवा का अपवर्तनांक। ठीक है, जल का अपवर्तनांक को हम म्यू डब्ल्यू से सूचित करते हैं। डब्ल्यू बोले तो वाटर, म्यू बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने जल का अपवर्तनांक, जिसका वैल्यू होता है 4/3, दैट मींस 1.33। ठीक है, उसी प्रकार से कांच का अपवर्तनांक को हम म्यू जी से सूचित करते हैं। जी बोले तो ग्लास और म्यू बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका वैल्यू होता है 3/2, जिसका वैल्यू 1.52 लेंगे। ऐसे अगर हम प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को अगर इंलार्ज में पढ़ाने का होता, पूरा सिलेबस पढ़ाने की होती, तो
बहुत ऐसे पदार्थ है जिसके अपवर्तनांक हम लिखाते और उन सबको बताते कि उसका अपवर्तनांक कितना होता है। चलो मेरे दोस्त, जैसा कि अभी हम बताए थे कि प्रकाश का वेग माध्यम के साथ बदलता है, तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर निर्वात में तो आप बता दिए कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर होता है, हवा में सर कितना होगा, जल में कितना होगा सर, कांच में कितना होगा प्रकाश का वेग? तो चलिए मेरे दोस्त यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए हमारा एक न्यूमेरिकल है कि जल में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो यहाँ पर जल क्या है, तो जल एक माध्यम है। देखिएगा, समझिएगा कैसे आपको फॉर्मूला पुट करना है। जल क्या है, माध्यम है। माध्यम में क्या पूछा गया है, प्रकाश का वेग। तो लिख देते हैं कि माध्यम में क्या बेटा जी, प्रकाश का वेग। तो माध्यम में प्रकाश का वेग अभी हमने कहा था कि माध्यम में प्रकाश के वेग को किससे सूचित करते हैं, v से। ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग v = भाग, क्योंकि यही निकालना है ना। जल में प्रकाश का वेग का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश का वेग निकालना है, यानी कि हमें v निकालना है। v बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, तो v बराबर देखिए अभी हम लिख चुके हैं c/μ। अभी हम तुरंत कहे हैं इस बात को कि c का मान कितना होता है, देख लो बेटा जी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा म्यू का वैल्यू किसके लिए लोगे बेटा जी, जल के लिए। देखो म्यू का वैल्यू कितना बेटा, 4/3। चलो 4/3 रख देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बाई 4। अगर 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा कि जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलो अगर आपसे कोई कह देता है कि कांच में प्रकाश का वेग निकालिए, कांच में प्रकाश का वेग निकालिए, कोई चिंता की बात नहीं है। कांच क्या है, तो एक माध्यम है, समझ लेना है। कांच क्या है, एक माध्यम है। माध्यम, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, में क्या लिखा है, देख लो बाबू, प्रकाश का वेग। सो एक बार आप यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से क्या आ गया, माध्यम में प्रकाश का वेग। और माध्यम में प्रकाश का वेग क्या, v से सूचित करते हैं। इसका मतलब यही निकालना है। तो v बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, v बराबर अभी पढ़े हैं c/μ। c का वैल्यू मान कितना होता है बेटा जी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है बटा म्यू किसके लिए लोगे बेटा जी, बात कांच की है तो कांच का ही लोगे। तो कांच का होता है बेटा, देख लो 3/2। देखो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मेरे दोस्त आप अभी देख लिए खुद ही, देखिए इस वेलोसिटी से क्या निष्कर्ष निकल गया कि अगर बात होती है vc का मतलब होता है निर्वात में अगर प्रकाश की वेग की बात होती है, सॉरी c ही लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू आया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वही अगर हम वेग देखें कहां निकाले हैं, जल में, vw का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। इसका मतलब प्रकाश का वेग जल में कितना है आपका, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर देखो भी कांच में बेटा जी, जी बोले तो ग्लास का मतलब कांच, कांच में प्रकाश का वेग कितना आया है बेटा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको इससे क्या समझ में आ गया कि सर सही आपने कहा था कि माध्यम जैसे जैसे बदलेगा प्रकाश का वेग भी क्या होगा, बदल जाएगा, जो यहां तक आप देखें। चलो बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक है सापेक्षिक अपवर्तनांक। सबसे पहले देखो अपवर्तनांक को छोड़ो, आप एक शब्द देख लो, सापेक्षिक। सापेक्षिक का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को डायरेक्टली नहीं बोल करके किसी की रिस्पेक्ट में कोई बात को बोले। जैसे बोलेंगे कि हमारा एज आपसे 15 साल ज्यादा है, तो ये जो मैंने डाटा बोला ये सापेक्षिक डाटा बोला है। अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरा एज 30 साल है, तो ये सापेक्षिक नहीं है, इसमें किसी की सहायता लिया नहीं गया है, तो ये सापेक्षिक नहीं है। लेकिन अगर हम कोई डाटा को
किसी के सापेक्ष बोलते हैं तो वो सापेक्षिक अपवर्तनांक सापेक्षिक होता है। अब बेटा देखो सापेक्षिक अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक तो निकालना है लेकिन किसी के सापेक्ष निकालना है, किसी से कितना कम है कितना ज्यादा है अपवर्तनांक, यही होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक। देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। इसको याद रखने का देखिए बेहतर तरीका मैं बता रहा हूँ, 2 बार इसको जूम करके देख लेना बेटा जी, एकदम बात को रोक रोक करके। बेटा बोलो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बोले तो मैंने क्या लिख दिया, म्यू। अपवर्तनांक यहाँ है क्या लिख दिए, म्यू। किसका का है बेटा जी, तो माध्यम 1 का जो का रहेगा ऊपर लिखना है बेटा। तो यहाँ कौन माध्यम का है, तो पहला का है इसलिए 1 ऊपर लिख दिए। किसके सापेक्ष में, बेटा जो सापेक्ष रहेगा वो नीचे लिखना है। तो कहाँ लिख दिए बेटा, सापेक्ष कहाँ है, नीचे है। तो याद रखना है ये बात को कि जिस माध्यम का निकालना रहेगा वो ऊपर लिखाता है, जिसके सापेक्ष में रहेगा बेटा कि इसके सापेक्ष में उसका निकालना है उसको हम नीचे देंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक को आप देख लीजिए। ठीक है बेटा जी, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, μ1 2 म्यू, इसको पढ़ते हैं μ1 2, इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, तो इसको पढ़ेंगे μ1 बटा क्या, μ2। म्यू1 बटा क्या पढ़ेंगे, म्यू2। जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे। अब बेटा देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आया है आपका कि जल का अपवर्तनांक बताना है बेटा जी कांच के सापेक्ष। जल का अपवर्तनांक बताना है तुझे कांच के सापेक्ष। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था बेटा, देख लो अपवर्तनांक है क्या लिख लो, म्यू। किसका का है बेटा जी, तो देखो यहाँ जल का है, तो जल का मतलब वाटर, इसीलिए वाटर को मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा है कि जिसका का रहेगा वो ऊपर रहेगा। और किसके सापेक्ष है बेटा जी, कांच के सापेक्ष। कांच का मतलब ग्लास, यानी कि ग्लास कहाँ लिखेंगे बेटा जी, नीचे। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है μWg। अभी हमने क्या कहा था, जो ऊपर है ऊपर लिखना, दैट मींस बेटा μW ऊपर लिखना, बटा जो नीचे है नीचे, यानी कि μg कहाँ लिखना, नीचे। बेटा जी अब इसके मान को रख देना है। μW का मान अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, 4 क्या होता है बेटा जी, 3 होता है। फिर बटा μg कांच का कितना होता है बेटा जी, 3/2 होता है। देखो 4 गुना कितना हो गया बेटा जी, 8, 8/9। अगर मेरे दोस्त आपसे पूछता है कि जल का अपवर्तनांक बताइए कांच के सापेक्ष, तो 8/9। और पता है बिहार बोर्ड यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव उठा ही देता है, एक का पूछेगा दूसरे के सापेक्ष में पूछ देगा आपसे, तो यहाँ कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अपवर्तनांक बोले तो म्यू, जिसका का रहेगा ऊपर, जिसके सापेक्ष रहेगा वो कहाँ कर देना है, नीचे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हम आपसे एक कहते हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, हम उसके स्पेशल वीडियो बना देंगे आपके लिए। क्योंकि हमारा इस बार जो मिशन है बेटा जी, बिहार बोर्ड में 70/70 है, 70 मार्क्स में मुझे 70 मार्क्स चाहिए। और ये तभी होगा जब हमको 1 to 10 टॉपिक बेटा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं एकदम आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक एक टॉपिक को हम जितना बिहार बोर्ड पूछता है वो सभी टॉपिक को 1 by 1 हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बस एक बात मैंने कहा था, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे टॉप नहीं करते हैं, टॉप वही करते हैं जिनकी रणनीति अच्छी होती है। एग्जाम के टाइम में उनका क्वेश्चन सिलेक्शन कैसा है, यदि उनका क्वेश्चन सिलेक्शन एग्जाम वाले टाइम वही सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, बच्चे उस प्रश्न के अच्छे आंसर लिख पाते हैं। जबकि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनकी क्वेश्चंस का सिलेक्शन खराब होता है तो एग्जाम में आंसर तो लिख पाते हैं, बट उस क्वेश्चन के आंसर में वो क्वालिटी नहीं होती है जिससे उनके मार्क्स मैक्सिमम नहीं मिल पाते हैं और 1-2 नंबर के कारण वो जो है टॉपर के लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो मिशन 2024 का जो टॉपर है उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आइए बेटा आगे देखते हैं। देखिए लिखा क्या गया है कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर आवृत्ति, रंग और कला नहीं बदलता है। ये बेटा बहुत ही मार्वेलस बात है बिहार बोर्ड के लिए। प्रश्न में आएगा, देखिए 3 चीज मैं बोल रहा हूँ, 3 चीज चेंज नहीं होता है। प्रकाश हवा से जल में जाए, जल से कांच में जाए, कांच से जल में जाए, हवा से जल में जाए, दैट मीन्स
यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो तीन चीज नहीं बदलेगा। कौन कौन? आवृत्ति, रंग और कला। अब आपके मन में संशय उठ रहा होगा कि सर कैसे कहते हैं कि आवृत्ति नहीं बदलेगा, सर रंग नहीं बदलेगा, कला नहीं बदलेगा। चलो बेटा हम इस बात का एक छोटा सा इस पे देते हैं कमेंट, ठीक है। सुनिए, आप क्या कीजिए, एक लाल रंग का प्रकाश रेजर लाइट ले लीजिए, हवा में उसको जलाइए। कैसा जलता है बेटा? लाल लाल जलेगा। और वही प्रकाश बेटा जब पानी में जाएगा तो पानी में भी कैसा दिखता है? लाल। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा एक माध्यम, जल दूसरा माध्यम, एक माध्यम से दूसरा में गई, रंग बदली नहीं बदली, लाल था लाल ही रह गई। इससे स्पष्ट हो गया मेरे भाई कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में जाएगा तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। आगे बात रंग की होती है, ये बहुत सस्पेंस वाली बात है। रंग जानते हो अधिकांश लोग क्या कहते हैं कि किसी भी रंग का निर्धारण जो है तरंग दैर्ध्य से होता है। जैसे हम आगे का एक टॉपिक देखिएगा, इसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, सबसे कम इसका होता है। तो हम जो पहले से मेरा जो डिटर्मिनेशन आ रहा है वो डिटर्मिनेशन यही आ रहा है कि रंग का निर्धारण हम किससे करते हैं? तरंग दैर्ध्य से। लेकिन आज के बाद आपको भूल जाना है, रंग का निर्धारण आवृत्ति से होता है। रंग का निर्धारण आवृत्ति से होता है, न कि तरंग दैर्ध्य से। जैसे सोचो, जब रंग का निर्धारण आवृत्ति से होता है, आवृत्ति नहीं बदला है तो रंग बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। या रंग के बारे में बताए तो दोनों एक दूसरे के क्या है कि रंग और आवृत्ति, रंग ही नहीं बदला है तो आवृत्ति बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि वही रंग के क्या निर्धारण कर रहा है? आवृत्ति। तो यहाँ याद रखिए बात कला की होती है। कला का मतलब क्या होता है कि जैसे इसका मतलब होता है कि देखो ये हमारा कोई सतह है, ठीक है, ऊपर हमारा माध्यम एक है, माध्यम एक का मतलब हवा है, और नीचे बेटा जी एक माध्यम हम लिए हैं, माध्यम दो, जो कि हम जल लिए। बेटा जी प्रकाश हवा में अनुप्रस्थ प्रकृति से चल रहा था, क्या यहाँ पर आने पर उसकी स्टाइल बदल जाएगा? तो जी नहीं, नहीं बदलेगा। इसका मतलब यही बात तो कला है। जिस स्टाइल में हवा में चल रहा था उसी स्टाइल में यहाँ जल में भी चल रहा है। कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जा रही है तो कला नहीं बदलती है, ठीक है। लेकिन उसी के बाद एक बात लिखा हुआ है, ये भी बात ध्यान देना है, जबकि वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। ये तो भाई अभी हमने खुद दिखाया कि वेग बदल जाता है। कैसे भाई? तो देखिए, कांच में प्रकाश का चाल कुछ और है, जल में प्रकाश का चाल कुछ और है। तो ये बातें और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड हमेशा पूछता रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना है वेग और तरंग दैर्ध्य के बारे में। तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है? तो भाई यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला में म्यू बराबर सी बाई वी है और वी बराबर होता है एन लैम्डा। तो म्यू और लैम्डा एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि बताएगा कि चेंज होगा अगर माध्यम तो तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण मीन्स रंग होता है और विक्षेपण मीन्स होता है विभक्त होना। रंगों का विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण होता है। देखिए लिखा हुआ है वर्ण विक्षेपण में कि रंगों का विभक्त होना ही क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया है? एक प्रिज्म लिया है। प्रिज्म पर जब कोई श्वेत प्रकाश पड़ती है, तो आप पहले से 10th में भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म पर पड़ने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखिए 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इसको याद रखने के लिए एक बेहतर तरीका है कि कौन सा रंग ऊपर और कौन सा रंग नीचे प्राप्त होता है। इसके लिए एक ट्रिक्स यहाँ पर है बेटा, इस ट्रिक्स को ध्यान दीजिएगा। नीचे से अरेंज करना है ऊपर की ओर, ये है VP गियोर। आप 10th वाले मैटर को नहीं रखेंगे। 10th में हम बैनी या पिनाला, बैजानी या पिनाला में काफी कंफ्यूज होते थे, लेकिन अब हम 10th के स्टूडेंट रह रहे हैं। आई एम स्टूडेंट्स ऑफ 12th। इस बात को ध्यान देना है, हमें कोई भी चीज को एक स्टाइलिश रूप में पढ़ना है। तो हम जो है यहाँ पे नीचे से क्रम याद रखेंगे। वो क्रम क्या है बेटा जी? VP गियोर, जिसमें सबसे नीचे देखो बेटा V, उसके बाद B, उसके बाद I, उसके बाद G, उसके बाद Y, उसके बाद O, उसके बाद R। यही क्रम में यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त किस क्रम में होता है? तो VP गियोर।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हिंदी माध्यम वाला बच्चा, सर हिंदी में तो ये नहीं आएगा। तो भैया वो हिंदी जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, उसके नीचे आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया रहेगा। कम से कम एक अच्छे विद्यार्थी को सबसे पहला एक चीज होना चाहिए कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, क्वेश्चन दोनों माध्यम को देखना है। जिससे आपको कुछ ऐसे होते हैं प्रश्न जो टीचर हिंदी मीडियम वाले टीचर भी उस शब्द को इंग्लिश में अप्लाई कर देते हैं। आप आकर के बोलिएगा टीचर से, सर आप इस प्रश्न को तो पढ़ाए ही नहीं थे। टीचर बोलेगा बेवकूफ बात, यही टॉपिक बना था रे, तुम छोड़ के चला आया। बोलोगे हाँ सर तो आपको बता के रहना चाहिए था। अरे गलती तो तुम्हारा है बच्चा। दोनों माध्यम में क्यों नहीं क्वेश्चन एक बार देख लिया? गवर्नमेंट 15 मिनट क्वेश्चन रीडिंग के लिए अलग से देता है, तो फिर 15 मिनट का आप सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? चलो छोड़ो, यहाँ पर देखते हैं। अब बेटा बात होगी तरंग दैर्ध्य के क्रम का। तो देखिए तरंग दैर्ध्य में हम इसको भी और में अरेंज कर दिए। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, इसीलिए बेटा VBI जो क्रम है उस क्रम को लिख दिए और मुंह किधर घुमा दिए हैं तो रेड रंग की ओर। क्यों? क्योंकि हमको पता था कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए मुंह शब्द देखो लाल देने घुमा दिए हैं। एक बार पूछेगा आपसे कि महत्तम तरंग दैर्ध्य किसका है बाबू, तो कहना सर लाल का, क्योंकि देखो ना मुंह सबसे ज्यादा केरा देने खुलल है तो लाल देने रेड देने। और न्यूनतम किसका, तो जेकरा देने सबसे बंद है तो बंद किसका है बेटा जी? भी का मतलब वायलेट, वायलेट का मतलब वायलेट। बेटा एक फार्मूला पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में, ध्वनि का वेग v बराबर होता है n into लैम्डा, जहां n वहां ध्वनि की आवृत्ति होती है और लैम्डा ध्वनि का तरंग दैर्ध्य है। अच्छा अब सोच रहे होंगे आप लोग कि सर आप लाइट पढ़ाते पढ़ाते आप साउंड में कहां आ जा रहे हैं? अर्थात दोनों तरंग ही है बाबू, दोनों तरंग ही है, इसीलिए प्रकाश चैप्टर में तरंग पढ़ाते पढ़ाते साउंड में भी हम आ जाते हैं। तो v बराबर n into लैम्डा, या इसी को हम देखो लाइट चैप्टर में लिखते हैं c बराबर f into लैम्डा। v वहां ध्वनि का प्रकाश का वेग था, यहाँ c प्रकाश का वेग है। बेटा वहां n आवृत्ति था, यहाँ आवृत्ति को f से सूचित कर रहे हैं। याद रखिएगा f फोकस दूरी नहीं है बेटा जी, स्मॉल f जो है यहाँ पे आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य यहाँ भी तरंग दैर्ध्य। मैंने नीचे लिख दिया है f क्या है बेटा जी? आवृत्ति, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। इसका मात्रक क्या होता है बेटा जी? हर्ट्ज। ये भी एग्जाम में कभी-कभी पूछ देता है। यदि क्वेश्चन आपको लो लेवल का सेट किया गया, क्वेश्चन अगर लो लेवल का सेट किया गया तो ये भी पूछ सकता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। और लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। चलो बेटा यहाँ पर दिखाते हैं। अब देखो यहाँ से f बराबर क्या लिख सकते हैं? जो मल्टीप्लाई में है बराबर किस साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो f बराबर लिख देंगे c बटा लैम्डा। c का मान कितना अभी बताए थे नोमेंक्लेचर बनाते समय? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है वो चेंज नहीं होगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, कोई कुछ क्यों ना बदल जाए, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तो हम उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए और एक चीज याद रखिएगा फिजिक्स में, समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट और कांस्टेंट को हटाने के लिए समानुपाती। तो देखिए एक बराबर एक समानुपाती क्या हो गया? 1 बटा लैम्डा। बेटा यहाँ से साफ देख सकते हो f ऊपर है लैम्डा नीचे है, ऊपर और नीचे बीच का समानुपाती, राइट ना? जैसे आप बचपन में पढ़ते थे, याद है? आकाश का उल्टा पताल, आकाश का उल्टा पताल, दाएं का उल्टा बाएं। तो खुद देखो ना बेवकूफा, यह ऊपर यह नीचे, इसका मतलब क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है का मतलब है कि अगर तुम एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा? घट जाएगा, और दूसरा का घटाओगे तो अगला क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखो यदि हम लैम्डा अगर अधिक ले लेते हैं, ठीक है, लैम्डा अधिक हो तो उस रंग का आवृत्ति क्या हो जाएगा? कम जाएगा, क्योंकि दोनों का व्युत्क्रमानुपाती करना है, कम ज्यादा ज्यादा कम। यहाँ देखो यदि लैम्डा क्या हो? कम हो, तो उस रंग का आवृत्ति क्या होगा? ज्यादा। ये अगर कम लेंगे तो ये ज्यादा लेंगे तो ये कम, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। अगर कोई अब आवृत्ति का क्रम पूछता है तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, यहाँ तक आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य उल्टा है, तुम लिख दो भी और जे मुहमा लैम्डा में सबके आर दने देले था, अब मुहमा कने दे दो भी दने। क्यों? क्योंकि यहाँ आवृत्ति जो है तरंग दैर्ध्य का उल्टा है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि महत्तम आवृत्ति किसका होगा, तो देखो कने मुहमा खुलल है,
खुल्लन का मतलब सबसे ज्यादा खुल्लन रहेगा वो महत्तम है, तो महत्तम आवृत्ति है बाबू। न्यूनतम आवृत्ति किसका है बेटा जी? देखो यहाँ आर का है, क्योंकि यहाँ लेस देन है, ठीक है। अब बेटा बात हम करते हैं विचलन का। अब ये विचलन क्या होता है? तो देखो विचलन का एक सिंपल सा बात बताते हैं कि तेरे चेहरे में एक जादू है, तेरे चेहरे में एक जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं कहीं और चला जाता हूँ। मेरे दोस्त ये देखिए विचलन को हम यहाँ बताने जा रहे हैं प्रिज्म में कि यहाँ देखिए ये प्रकाश है, ये प्रकाश को जाना कहाँ था? सीधे। और क्या है? प्रकाश को जाना था सीधा, ठीक है। लेकिन प्रिज्म के चेहरे में एक जादू था, बिन डोरी पर, क्या ये रस्सी से खींचा गया है? नहीं, तो बिन डोर खींचा जाता हूं, बिना डोरी के ये खींचा करके देखो यहाँ आ गया है, बिना डोरी के खींचा करके यहाँ आ गया है। जाना होता है और कहीं, यहाँ जाना था कहीं और चला जाता हूं, यहाँ आ गया, और यही है हमारा विचलन कोण। तो देखिए विचलन कोण का परिभाषा मैंने क्या कहा कि तेरे चेहरे में एक जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं कहीं और चला जाता हूँ। तो चलो देखो यहाँ पे कि प्रकाश को जाना था कहीं और, चल गया कहीं और, कोई रास्ते पर लगा नहीं, तो यही विचलन है, ठीक है। तो अब बेटा बताओ कि सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? देखिए लाल रंग इतना विचलित हुआ, ये जो है आपका ये ऑरेंज इतना विचलित हुआ, देखिए यहाँ पर जो हमारा पाई है इतना विचलित हुआ। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? तो बैगनी का, क्योंकि सबसे नीचे है ससुरा झुक का। अब तुम ही बताओ कि तुम बच्चे लोग किसी लड़की के प्यार में पड़ते हो, तो क्या सब लड़का लड़की के पीछे उतना ही जाता है? नहीं, कोई कम जाता है उसके पीछे, तो कोई ज्यादा जाता है। जो ज्यादा जाता है उसका विचलन ज्यादा हुआ, और जो कम जाता है उसका विचलन कम हुआ। अब कोई किसी का विचलन काहे ज्यादा हुआ जानते हो? तब वो ओकर चेहरा में ज्यादा जादू था, यही कारण बिना रस्सी पगा के लड़का होकर प्यार में खिंचाल चल गया, तब विचलन तो ज्यादा होबे ना करेगा। अब आप लोग खुद सोचिएगा कि आपका विचलन कितना है, खास करके लड़की के प्रति। हालांकि उस ससुरी के दिमाग में होता नहीं है, और हम लोग तो पागल बनिए जाते हैं, आप मत बनिए। तो चलो यहाँ देखो विचलन का क्रम, अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा यहाँ किसका होता है? वायलेट का होता है, और सबसे कम किसका है? आर का। तो देखिए भी की ओर लिख दिए, अब भी ने सबके मुंह को क्या किए? घुमा दिए। यानी कि महत्तम विचलन किस रंग का होता है? बैगनी। न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है? लाल, क्योंकि सबसे कम झुका कम है लाल। अब ये चक्कर में ये नहीं आप लोग अपना संबंध तोड़ लीजिएगा कि हम नहीं झुकेंगे, ठीक है। वो आया था अभी हाल फिलहाल में, पुष्पा झुकेगा नहीं। अरे ऐसा नहीं, जहाँ झुके पड़ी वहां झुक जाए, और जहाँ नहीं झुके पड़ी वहां एकदम नहीं झुकना है, ठीक है। तो आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जस्ट हम इसके आगे फिर से बताने वाले हैं, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। एंड मेरे दोस्त एक बात आप नहीं भूलिएगा, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मैं फिजिक्स के 1 to 10 टॉपिक जो बिहार बोर्ड में उससे आगे ये पूछेगा नहीं, 100% गारंटी है। शेयर जरूर करें आगे सभी को, आवश्यक लोगों को। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जस्ट आगे एक फिर बढ़ाने जा रहे हैं। अगला टॉपिक और भी मस्त है,